अगला टॉपिक है कोशिका, इंग्लिश में जिसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि दिखती कैसे है कोशिका। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बढ़ेंगे। तो थ्योरी आप इसमें से पढ़ेंगे, साथ में इसके एमसीक्यू लगा लेना, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे ना। पहले इसको इसका अपन फोटो देख लेते हैं कि ये कोशिका दिखती कैसी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फोटो पॉज कर लो, है ना, वीडियो को पॉज कर लो और इसको ध्यान से देखो, है ना। दो टाइप की कोशिका होती है, एक पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल कहते हैं, और एक होता है जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल कहते हैं। ठीक है, ये है जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल कहते हैं, और एक है पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेना, बनाना होगा तो बना लेना, और इसको ध्यान से देखो, है ना। अब ये मत देखना कि एकदम गुड़ी मुड़ी दिया है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या बना, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, नाम याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं एक कोशिका के अंदर। ठीक है ना, तो नाम याद रख लो। ये आपकी कोशिका है, ऐसा कुछ होता है, ये जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है। इसमें कौन कौन सी मेन मेन चीजें होती हैं, बीच में तो आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, ये केंद्रक, ठीक है, ये बीच में आपका केंद्रक हो गया। उसके बाद केंद्र की ये झिल्ली हो गई जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहती है। उसके बाद एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, शायद इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक होता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, काम आगे बताऊंगा क्या क्या है, अभी सिर्फ नाम याद रखो क्या क्या होता है। शेप वेप बाकी वो मत देखना कैसा क्या दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। दिमाग इसमें लगाने से नाम याद रखो। उसके बाद एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, फिर एक तारक काय होता है जिसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं शायद। ठीक है, ये तारक काय, इनका काम बताता हूँ। फिर एक लाइसोसोम होता है, ऐसा गोल गोल बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। राइबोसोम होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ये, है ना। उसके बाद खुरदुरी अंतर द्रव्य जालिका, और एक होता है कोशिका द्रव। ठीक है ना, ये ऐसे होता है, ये आपका जंतु कोशिका। ठीक है ना, ये है जंतु कोशिका, बीच में केंद्रक होता है, लिक्विड भरा होता है, लिक्विड को कोशिका द्रव बोलते हैं। उसके बाद माइट्रोकांड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। इसको पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना, ये आपकी जंतु कोशिका है। उसके बाद एक होती है पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ चीजें अलग होती हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर आ जाता है। ठीक है, कि फलानी चीज जंतु कोशिका में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार अच्छे से देखो, पादप कोशिका को, ये प्लांट सेल को। ठीक है, केंद्रक तो दोनों में होता है ना। केंद्रक इसमें कहाँ पे है, कि ये केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक, और कोशिका द्रव, ये जो लिक्विड भरा होता है यहाँ पे, उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। गोल्जी उपकरण होता है। ठीक है, केंद्रीय झिल्ली उसमें भी होता है, प्लाज्मा झिल्ली है, फिर बाह्य कोशिका, फिर कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है ना, सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। हरित लवक, हरित लवक जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता। और फिर कोशिका द्रव है, फिर ये अंतर लाइसोसोम भी है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका के सारा। तो इसको पॉज करके एक बार देखना, है ना। ये फोटो इसलिए दिखा दिया आपको ताकि जब आपको थ्योरी बताऊं तो आपको समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉज करके इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरी में। ठीक है, अब देखो, सेल को अगर आपको समझना है तो इसको आप ऐसे समझो जैसे आपका एक घर होता है। ठीक है, तो आपका जो घर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इसके सबसे बेसिक चीजें क्या है, ईंट होती है। ठीक है, जब आप सबसे पहले ईंट रखते हो, ईंट के ऊपर ईंट रखते हो, तो सबसे पहले कमरा बनता है ना। उसके बाद अलग अलग कमरे जब हम जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, घर बनता है। ठीक है, तो ये समझो कि जो ईंट है वो आपकी कोशिका है। ठीक है, ईंटों से आपने क्या बनाया, कमरा बनाया, तो उसको कहते हैं ऊतक। ठीक है, उन कमरों से एक पूरा घर बना, उसको बोलते हैं अंग। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो सबसे बेसिक इकाई आपकी कौन सी है, ईंट, है ना, या कोशिका, है ना। घर में जैसे बेसिक इकाई होती है ईंट, वैसे ही शरीर में सबसे बेसिक इकाई होती है कोशिका। कोशिका से मिलके बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलके बनता है अंग, और अंग से मिलके बनता है शरीर। वैसे ही जैसे कि ईंट से मिलके बनता है कमरा, कमरे से मिलके बनता है घर, और घर मिला लोगे तो बनेगी पूरी सोसाइटी वगैरह। ठीक है, ये आप याद रखो। अब देख लेते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका क्या होती है, तो सजीवों के शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें साइटोस का मतलब सेल होता है और लोगोस का मतलब स्टडी होता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखो, रॉबर्ट हुक,
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, है ना। मृत कोशिका की खोज, या ये भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका जिंदा हो चाहे मरी हो, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी सन 1665 में। और माइक्रोग्राफिया नाम की इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ठीक है। कहाँ पे देखा था इन्होंने? इन्होंने लकड़ी के कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी थी। उसके बाद दूसरे आते हैं आपके ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने 1676 में 74 में लगभग 10 साल के बाद प्याज के छिलके में देखी थी सबसे पहले जीवित कोशिका, ठीक है। ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। इन्होंने प्याज के छिलके में देखा था। रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखा था? लकड़ी के कॉर्क में देखा था, ठीक है। और ल्यूवेन हॉक ने भी आरबीसी की भी खोज की थी और स्पर्म सेल की भी खोज की थी। अब आगे देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने। उसके बाद डायरेक्ट कहेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था श्लाइडेन और श्वान ने। कब दिया था? सन 1838 में। और इनकी एक बुक थी साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से होता है, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत का एकमात्र अपवाद कौन सा है? विषाणु या वायरस, जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, है ना। और पर जीवित प्राणी के अंदर आती सजीवों जैसा व्यवहार करते हैं। विषाणु की बात हो रही है कि जब ये बाहर रहता है, ठीक है, बाहर रहेगा तो मृत के समान रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी जीवित प्राणी के अंदर जाएगा तो ये एक जीवित एंटिटी की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो इसमें फैक्ट आपको याद रखने हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और श्वान ने दिया था सन 1838 में। और कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से होता है और इसका एकमात्र जो अपवाद है वो वायरस या विषाणु है। अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या करता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, ये कहता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है। और इसके बाद ये देख लेना, आता नहीं है हालांकि, लेकिन पढ़ लेना। उसके बाद कुछ फैक्ट आते हैं डायरेक्ट। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा क्या है? जीवाणु। ये लेंथ वेंथ वगैरह कुछ नहीं आता है, नाम आता है डायरेक्ट, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु। एमएलओ मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं, और जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, इसी के नाम है, माइकोप्लाज्मा के ही नाम है, ठीक है। अब उसके बाद मानव शरीर में देखो दो टाइप की कोशिका पाई जाती हैं। एक कोशिका होती है जिसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, जिसको कायिक कोशिका कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिका है सेल्स जो मनुष्य में पाई जाती है, उसको जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो देखो, कायिक कोशिका की अगर बात करें तो कायिक कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है न्यूरॉन और सबसे छोटी होती है आरबीसी। और जनन कोशिकाओं की बात करें तो सबसे जो बड़ा होता है वो अंडाणु या ओवम जिसको कहते हैं, और सबसे छोटा जो होता है शुक्राणु। और ओवरऑल भी अगर बात करें कि इंसानों की अगर बात की जाए तो इंसानों में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटी होती है, स्पर्म की, ठीक है। और ओवरऑल बात की जाए कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो अंडाणु या ओवम की होती है, ठीक है। ओवरऑल आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में अंडाणु या ओवम, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ठीक है। ये दो आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कोशिका के प्रकार में। तो आपने लूसेंट में पढ़ा होगा कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। तो इसको ऐसे समझो कि दोनों का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, तो ऐसे समझो कि पृथ्वी पर जीवन का जब निर्माण हो रहा था तो सबसे पहली पहली जो कोशिकाएं थी उन वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका थी। तो जो सबसे पहली थी प्रोकैरियोटिक प्रकार की, तो ज़्यादा विकसित थी नहीं। उसके बाद जैसा जैसा डेवलपमेंट होता गया तो बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनती गई। तो ऐसा समझो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो पुरानी कोशिका है, और यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो नई कोशिका है, ज़्यादा डेवलप्ड कोशिका है, और दोनों में कुछ कुछ अंतर आ जाते हैं। तो देखो, प्रोकैरियोटिक जो चूंकि पुरानी कोशिका सबसे पहली पहली कोशिका है, तो क्या क्या इसमें नहीं पाया जाता था? तो देखो, इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक तो है, कोशिका के बीच में केंद्रक तो पाया जाएगा, लेकिन पूर्णतः विकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। और प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से? जैसे आपका जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी हो गया, है ना, जिसे नील हरित शैवाल बोलते हैं, ठीक है। और कोशिका द्रव
और केंद्रक द्रव्य दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य मतलब जो बाहर कोशिका में होता है, और केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक के अंदर होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। मिक्स क्यों होते हैं भाई? क्योंकि केंद्रक अविकसित होता है ना, पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता, तो दोनों तरफ आपस में मिक्स हो जाते हैं। और इनमें दोहरी झिल्ली से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो ये होगी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि पुरानी कोशिका। बाद में जब कोशिका का और डेवलपमेंट हुआ तो वो बन गई यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक में क्या हो गया? पूर्ण विकसित केंद्रक है। पूर्ण विकसित केंद्रक मतलब एक बीच में गोला केंद्रक होगा, चारों तरफ से एक झिल्ली से ढका होगा, ठीक है, उसमें केंद्रक झिल्ली होगी। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो विकसित हो जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक पाई जाएगी एक कोशिकीय जीवों में, या जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, इसमें, ठीक है ना। तो देखो, एक ये है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये फैक्ट याद रख लेना, बस हो गया। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव, ये एग्जाम्पल दिया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल दिया है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें एक ही कोशिका होती है, और वही एक कोशिका सारे काम करती है। पाचन का काम भी करती है, श्वसन का काम भी करती है, उत्सर्जन का काम, सारे काम एक ही कोशिका में होते हैं, चूंकि एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए। जैसे बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल जैसे पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, ये बहुकोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं, देखो, ये पूछा जा सकता है कि दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन के कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और लवक या प्लास्टिड में होती है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स जिन्हें कहते हैं। तो कोशिकांग मतलब ये होता है कि एक जो आपकी कोशिका होती है, एक आपका जो सेल होता है, तो उसके सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है ना। इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं, कुछ ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं, कुछ चीजें आपकी ऐसी होंगी जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं टोटल। एक तो सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं हिंदी में। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर न्यूक्लियस, नाभिक। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। फिर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं सूत्र कणिका। फिर है लवक यानी प्लास्टिड, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जो प्लास्टिड या लवक है सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जंतु में नहीं पाया जाता है। फिर राइबोसोम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, जिसे गोल्जी कॉइल कहते हैं, और रिक्तिका हो गया, वैक्यूल्स। अब इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में, सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं कौन कौन सी चीजें? तो 2 चीजें हैं, एक होता है लवक या प्लास्टिड, ये केवल प्लांट में पाया जाता है, और दूसरा कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, और जो लवक है, ये प्लास्टिड है, ये भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। कोशिका भित्ति और लवक ये दोनों केवल प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में पाए जाएंगे, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका को चारों, भित्ति मतलब दीवार होती है, ठीक है। ये ज्यादा हिंदी, शुद्ध हिंदी है, संस्कृत है। भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार होता है, तो कोशिका को चारों तरफ से जो घेरे रहती है ना, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केवल पादप कोशिकाएं पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, और पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, तो कोशिका भित्ति। उसके बाद आती है कोशिका झिल्ली। झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन। झिल्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से कुछ चीजें आर पार जा सकती हैं, कुछ चीजें आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती थी, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है, ठीक है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग है, और कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। तीसरा जो पार्ट है सेल का, वो है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोनों में पाया जाता है, और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसको याद रखना। अब आ जाते हैं डीएनए आरएनए। ये आगे और डिटेल में डीएनए आरएनए मैंने बताया है, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट आप देख लेंगे कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं
दोनों न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बनते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, एक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर डीएनए दो जगह पाया जाता है, एक पाया जाएगा केंद्रक में ज्यादा मात्रा में, और थोड़े अमाउंट में डीएनए पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा डीएनए? दो जगह, एक केंद्रक में पाया जाएगा और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे ज्यादा केंद्रक में पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एकदम छोटे अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है ना। और आरएनए कहाँ पाया जाएगा? आरएनए केवल केंद्रक में पाया जाएगा, ठीक है ना। और प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये डीएनए और आरएनए से रिलेटेड फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डीएनए आरएनए आगे और बताऊंगा। अगला चौथे नंबर का देख लेते हैं जो पार्ट है, वो है सूत्रकणिका, जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। पहला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा था? केंद्रक, ठीक है ना। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें ऑक्सी श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना। और वो जो एनर्जी होती है वो किस रूप में स्टोर करता है? वो एटीपी के रूप में स्टोर करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होता क्या है? देखो, कोशिका की ऊर्जा का, ये एनर्जी करेंसी का क्या मतलब होता है? एनर्जी करेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में देखोगे तो डॉलर चलेगा, यूके में पाउंड चलेगा, यूरोप में यूरो चलेगा, ठीक है ना। ये मुद्रा है, काम सारा एक ही करते हैं, खरीदने का काम करते हैं, ठीक है। जाओगे दुकान में ब्रेड लेने तो पाउंड लेके भी खरीदोगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। रुपए ले दोगे तो भी मिल जाएगा चीजें, ठीक है। तो वैसे जब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में जब ऊर्जा की बात करते हैं तो हम एटीपी की बात करेंगे, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करेंगे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक एटीपी बराबर 7.6 कैलोरी होता है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद रखना। एक एटीपी बराबर कितना होता है? 7.6 कैलोरी, ठीक है ना। और कोशिका में ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में स्टोर होती है, ठीक। अब खोज इसकी, हालांकि क्वेश्चन आता नहीं फिर भी देख लो। खोज इसकी की थी कोलिकर ने। कोलिकर ही लिखा आता है, पूरा नाम था एल्बर्ट वॉन कोलिकर, ठीक है ना। अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। और बेंडा ने इसे, बेंडा एक वैज्ञानिक का नाम है, 1898 में बेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, ठीक है। तो खोज कोलिकर ने की थी, अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था उसे बेंडा ने दिया था, ठीक है। तो एटीपी में याद रखना फुल फॉर्म, और एक एटीपी बराबर 7.6 कैलोरी होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अगला पार्ट है गोल्जी कॉय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो खोज तो आपको पता है कैमिलो गोल्जी ने की थी, है ना। और इसके अन्य नाम क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, या पैकर भी बोलते हैं, मदर ऑफ सेल। पैकर क्यों बोलते हैं? तो गोल्जी कॉय का मतलब ये होता है कि जब कोशिका में जब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो जैसे बहुत सारे प्रोटीन बने, तो ये प्रोटीन को बंडल के रूप में पैक करता है ना। तो गोल्जी कॉय का काम क्या है? प्रोटीन को बंडल के रूप में पैक करना, ठीक है। ये गोल्जी कॉय का इतना आप याद रखेंगे, बंडल के रूप में प्रोटीन को पैक करना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी लूसेंट में देखेंगे तो डी डब्ल्यू या डी ड्यू भी आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? अंतः कोशिकीय पाचन। होता क्या है? इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जो अम्लीय होते हैं, ठीक है, जिनका पीएच जो होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। 7 के ऊपर का जो पीएच होता है उसको क्षारीय या बेसिक माना जाता है, और 7 के कम का जो पीएच है उसको एसिडिक माना जाता है। तो लाइसोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं जिनका पीएच जो होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। तो जो कोशिका के खराब अंग होते हैं, ठीक है ना, तो उनको अपने अंदर ले लेता है, उनको पचा डालता है, उनको खत्म कर देता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये लाइसोसोम फट जाते हैं, मान लो जब लाइसोसोम कोशिका के अंदर है और लाइसोसोम फट गया, तो लाइसोसोम जैसे ही फटेगा तो इसके अंदर का जितना एसिड है वो बाहर आ जाएगा, और एसिड जैसे ही बाहर आएगा तो कोशिका को खत्म करने लग जाएगा, नष्ट करने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, 7 के ऊपर का पीएच क्षारीय माना जाएगा, 7 के नीचे का अम्लीय माना जाएगा, 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। अब देख लेते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट है अंतःप्रदव्य जालिका, इंग्लिश में से कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
नाम भी आपने लूसेंट में देखा होगा, चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका, और एक होती है खुरदुरी अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, तो जो रफ वाली जो होती है, जो खुरदुरी होती है, वो प्रोटीन बनाने के काम आती है, ठीक है ना। और जो चिकनी वाली होती है वो लिपिड बनाने का काम आती है, फैट बनाने का काम होती है, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसी में राइबोसोम चिपके रहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपके रहते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फैक्ट याद रखेंगे क्या, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरी वाली होती है उसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं। खुरदुरी बोलते इसलिए हैं क्योंकि राइबोसोम चिपके रहते हैं उसमें, ठीक है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिका। तो सेल के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं, और दोनों में पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी सी होती है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पादप कोशिका में देखो कितनी बड़ी है ना, वैक्यूल्स। और जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में दिख ही नहीं रही है, बहुत छोटी होती है। जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, और पादप कोशिका में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये रिक्तिका जिसे बोलते हैं। अब डीएनए हो गया, ब्लड हो गया, सेल, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डीएनए वाले में आपको बताऊंगा, है ना, डिटेल में जब डीएनए आपको बताऊंगा। अभी इसमें फैक्ट याद रखो, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी। और क्रोमोसोम कब दिखते हैं, सिर्फ जब सेल का आपका डिवीजन होता है तभी दिखते हैं, उसके पहले आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। और दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, या हिंदी में क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। आगे डीएनए वाले सेक्शन में जब कोशिका खत्म हो जाएगा तो डीएनए आपको बताऊंगा, उसमें क्रोमोसोम, है ना, डिटेल में बताऊंगा। अभी देखो, दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक होता है लैंगिक या लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना। कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम बोलते हैं, और लिंग गुणसूत्र को एलोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 46, ठीक है ना। 46 जोड़े में होते हैं। तो 22 जोड़े होता है और एक जोड़ा होता है, तो 22 जोड़े मतलब 22 दूनी 44, और एक जोड़ी मतलब दो। तो ये 44 और ये दो दोनों मिलके कितने बनते हैं, 46 होते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 यानी कि जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, कायिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ी होते हैं या दो होते हैं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी मतलब दो, कौन कौन से दो होते हैं, एक होता है एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई ये डिटरमिन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपके पास 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र में जो 44 होंगे, एक्स 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 ऐसे होंगे। उसके बाद जो दो बचे हैं, है ना, जो दो में अगर मान लो एक्स और वाई आ गया, तो एक्स और वाई अगर आ गया तो लड़का होगा, और एक्स और एक्स एक्स आ गया तो लड़की होगी, है ना। ये आपको ये वाला जो एक जोड़ी लास्ट वाला है, 23वां नंबर का गुणसूत्र, है ना, 23वां जोड़ी है, तो वो डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो जो दो गुणसूत्र हैं, 23वें नंबर का जो जोड़ी है, अगर एक्स वाई आ गया तो लड़का होगा, और अगर एक्स एक्स आ गया तो लड़की होगी। यही 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ये लिंग का निर्धारण करता है। अब एक आती है जीन। जीन्स क्या करता है, जो मनुष्य की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका डिटर्मिनेशन करता है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, आंख कैसी होगी, चेहरा कैसा होगा, नाक कैसा होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये जीन डिसाइड करता है, ठीक है। और इसी के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, ठीक है ना। और जीन की खोज किसने की थी, तो जॉनसन ने की थी, ठीक है। डीएनए में ही जीन पाया जाता है। आगे देख लेते हैं लवक, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लास्टिड। खोज हैकल ने की थी, आता नहीं है। तीन प्रकार के लवक होते हैं। तो लवक आप एक याद रखो, लवक का काम होता है रंग प्रदान करना, ठीक है। प्लास्टिड का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। और रंग पौधों में ही होगा, अलग अलग टाइप का रंग, ठीक है। तो लवक जो होता है केवल पौधों में या पादप कोशिका में पाया जाता है। तीन प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है आपका हरित लवक, जैसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक होता है अवर्णी लवक, जिसका रंग कोई रंग नहीं होता, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और एक होता है वर्णी लवक, जो अलग अलग कलर के होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो तीन टाइप के कौन से, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक,
और क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक। और ये केवल पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में। मैंने आपको बताया था केवल दो चीजें होती हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं, जंतु सेल में नहीं पाई जाती। कौन सा? एक होती कोशिका भित्ति और एक होता है लवक या प्लास्टिड। ये जो दो चीजें होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं, ठीक है, मनुष्य या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो पहला देखते हैं हरित लवक। अब नाम ही है इसका हरित लवक, तो रंग कौन सा इसका? हरा होगा। और इसमें इसी में हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है कूलिंग एजेंट का काम करता है। यदि मैग्नीशियम नहीं होगा पत्तियों में, यदि मैग्नीशियम नहीं होगा तो पत्तियों का रंग पीला पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है अवरिडी लवक। अवरिडी लवक मतलब कोई रंग नहीं होता इनका, ल्यूकोप्लास्ट इनको बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ता है पौधों के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? जैसे पौधों का तना हो गया, पौधों की जड़ें हो गई, जो कि प्रकाश से दूर रहती हैं, ठीक है। इसका काम क्या कराता है? ये फूड स्टोर करने में सहायक होता है, ठीक है। हरित लवक ये प्रकाश संश्लेषण में काम करेगा। अब वरडी लवक इसका कोई रंग नहीं होगा, फूड स्टोरेज में सहायता करता है। और एक होता है तीसरा वरडी लवक, यानी कि इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ये अलग अलग कलर के होते हैं, है ना। जैसे आपने अलग अलग कलर के फल देखे होंगे, फूल देखे होंगे, ठीक है ना। तो वो जो अलग जो कलर होता है वो कलर कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट ही प्रदान करता है, ठीक है। तो वही लिखा फ्लावर्स फ्रूट्स एक्सेट्रा का जो कलर होता है, इसका कार्य पौधों के भागों को रंग प्रदान करना होता है, ठीक है। ये होता है लगभग तीन प्रकार के, कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब देख लेते हैं कोशिका का विभाजन। तो देखो जो लूसेंट में कोशिका का विभाजन रहता है वो समझ में नहीं आता लोगों को, इसको सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो कोशिका का विभाजन आप ऐसे समझो, कोशिका के विभाजन के कुछ फेज होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका G1, फिर S और G2, ठीक है ना। G1, S और G2 ये तीनों फेज होते हैं। इन तीनों फेज में आगे और डिटेल में बताऊंगा, अभी इसको समझो। इन तीनों फेज में कोशिका जो होती है विभाजन के लिए रेडी होती है, होती नहीं है विभाजित, होती नहीं है, बढ़ती नहीं है, केवल विभाजन के लिए रेडी होती है। उसके बाद का जो फेज होता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ये जो फेज होती है इसमें कोशिका विभाजित होती है, ठीक है ना। तो जीवन फेज इसमें क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है, सेल जो होता है बड़ा होता है। उसके बाद जो आपका एस फेज होगा, एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है? कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार होती है। उसके बाद फिर कोशिका विभाजित होना स्टार्ट होती है प्रोफेज में, फिर उसके बाद मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है। ये कोशिका विभाजन के चरण हैं, ठीक है ना। आपको डीप में इसको जानने की जरूरत नहीं है कि टेलोफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ से कोशिका विभाजित होना स्टार्ट होती है, प्रोफेज से इसमें विभाजित होना स्टार्ट होती है, ठीक है। माइटोसिस, मेयोसिस और अमिटोसिस, ठीक है। समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, असूत्री क्या होता है? ये तीन प्रकार होते हैं ना, एम फेज जो होता है तीन प्रकार होता है, माइटोसिस, मेयोसिस और एम। ये आगे आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। समसूत्री विभाजन का क्या मतलब होता है, अर्धसूत्री का क्या मतलब होता है, असूत्री का क्या मतलब होता है आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो G1, S और G2, ये G1, S और G2, है ना। ये मत सोचो ये पूरी कोशिका नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको चरण बता रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसमें कोशिका बड़ी होगी, फिर इसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर इसमें और तैयार होगी, उसके बाद थोड़ा टूटेगी, फिर और टूटेगी, फिर और टूटेगी, और यहाँ जाके पूरी टूट जाएगी, ठीक है ना। तो G1, S और G2 इसको बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है ना। ये इंटरफेज है, प्रिपरेशन स्टेज। इसमें कोशिका तैयार होती है टूटने के लिए, बटने के लिए। उसके बाद ये जो पार्ट है ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये फेज उनको बोलते हैं माइटोसिस, और इसी में सेल का डिवीजन होता है। तो यही जो माइटोसिस है ना, ये तीन टाइप का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो सम पहले इसको देख लेते हैं। ये जीवन अवस्था है मैंने आपको बता दिया है, वही यहाँ पे ये मैंने लिखा है, उतना करने की जरूरत नहीं है, ये आता भी नहीं है, ठीक है। ये देखो अभी समसूत्री विभाजन क्या होता है, माइटोसिस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है ना। और ये अलैंगिक जनन इसमें होता है। कैसे? देखो जैसे ये कोशिका है, तो इस कोशिका में कितने क्रोमोसोम है? दो, ठीक है। ये देखो एक, दो।
तो इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन में या माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम मात्र कोशिका में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम पुत्री कोशिका में होते हैं, और एक से कितने बनते हैं, दो। ठीक है, ये हो गया समसूत्री। उसके बाद होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में पाया जाता है, और शुक्राणु और ओवा मतलब अंडाणु, और इसे लैंगिक जनन भी कहा जाता है, और इसमें एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। देखो एक से यहाँ कितने बने थे, दो बने थे ना, और गुणसूत्र बराबर थे, क्रोमोसोम बराबर थे, यहाँ पे यहाँ दो थे, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में एक से चार बनते हैं, है ना। पहले एक से दो बनेंगे, फिर इन दो से दूसरे दो बनेंगे, टोटल चार हो जाएंगे। तो देखो ये आपकी मात्र कोशिका है, मदर सेल है। तो मदर सेल में कितने क्रोमोसोम है, चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार है। और इनसे जब बनेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार, इनमें कितने होंगे, दो। ये देखो दो 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 दो, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। उसको समसूत्री क्यों बोलते थे, समसूत्री इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें क्रोमोसोम बराबर रहते थे, जितने मात्र कोशिका में है उतने ही पुत्री कोशिका में रहेंगे। इसमें देखो आधे हो गए, मात्र कोशिका से आधे हो गए ना, ये इसमें चार थे, उसके बाद ये यहाँ दो हो गए और यहाँ दो हो गए, ठीक है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट है ना, एक से कितने बने, चार, एक दो तीन चार, और वहाँ एक से कितने बने थे, दो। उसके बाद माइटोसिस के कुछ फेज हैं, ये नहीं आता है, ठीक है ना, बस नाम देख लेना, ये आता नहीं है। फिर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है टोटल, एक सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूक्लियस में या नाभिक में, या जैसे जो बीच का पार्ट होता है कोशिका का उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में। एक माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा पाया जाता है, और पौधों में क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ा पाया जाता है। तो टोटल तीन जगह पाया जाता है डीएनए, ठीक है। नाभिक में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। अब उसके बाद अंतर आ जाता है कई बार, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाएं पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल पादप कोशिकाएं पाया जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये दो चीज़ याद रखनी है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक सेंट्रोसोम है, ये पादप कोशिका में नहीं होगा, केवल जंतु कोशिका में होगा, और बाकी सब दोनों में होंगे। और एक होता है आपका लवक या प्लास्टिड, ठीक है ना। लवक या प्लास्टिड जो है ये भी केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो ये अंतर कई बार आ जाता है, तो इसमें आपको केवल तीन याद रखने हैं, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में, और एक होता है लवक, ठीक है ना, लवक, ये केवल पादप कोशिका में। ये तीन जो हैं, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और लवक, ये तीनों केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं ऊतक। तो देखो सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू, ऊतक, है ना। कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और उससे मिलकर बनता है शरीर, ठीक है ना। तो हमारे जो शरीर है उसमें अलग अलग जो अंग होते हैं अलग अलग ऊतकों से, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हार्ट में आप देखेंगे तो उसमें अलग मिलेंगे, ठीक है ना, एक जैसे मिलेंगे, ठीक है, एक जैसी कोशिकाएं मिलेंगी। किडनी में देखोगे तो एक जैसी कोशिकाएं मिलेंगी, लीवर में देखोगे तो एक जैसी कोशिकाएं मिलेंगी। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं ना। ये देखो ये सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं, ये एक टाइप के हैं, ये दूसरे टाइप के हैं, ये तीसरे टाइप के हैं, ठीक है ना। तो ऊतक किसको बोलते हैं, एक जैसी कोशिकाओं के समूह जो एक जैसे कार्य करता है। जैसे हार्ट की कोशिका का अलग काम है, किडनी की कोशिका का अलग काम है, लीवर की कोशिका का अलग काम है, ठीक है ना। तो याद रखना, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, और खोज इसकी जेवियर बिचेट ने की थी, ठीक है ना। अब दो टाइप के ऊतक होते हैं, एक होता है पादप ऊतक जो प्लांट्स में पाए जाते हैं ऑब्वियसली, और एक होता है जंतु ऊतक जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। जो जंतु ऊतक होते हैं वो मेनली चार टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है एपिथेलियल ऊतक जिसको बोलते हैं उपकला ऊतक, फिर एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं संयोजी ऊतक, ये चार प्रकार का होता है, आपका कार्टिलेज होता है, ब्लड होता है, बोन्स होता है एडिपोज टिश्यू। तो ब्लड में कई बार आ जाता है, ब्लड क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड है ना, लिक्विड होता है। तो ब्लड क्या है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक होता है पेशीय ऊतक, है ना। ये तीन टाइप के होते हैं, ये उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, आता भी नहीं। उपकला ऊतक में देखेंगे तो तीन टाइप के होते हैं, स्क्वामस टिश्यू,
उसके बाद है क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं कॉलमनर टिश्यू, ठीक है। कॉलमनर मतलब कॉलम जैसे होते हैं, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के शेप में होते हैं, है ना। ये उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, सिर्फ नाम याद रखो कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। ये उपकला ऊतक, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक और मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। उपकला ऊतक या उप त्वचा ऊतक या एपिथेलियल ऊतक, ठीक है ना। इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी देख लो। ये सबसे सरलतम जंतु ऊतक है, शरीर को ढकने का काम करते हैं। तो हमारी जो स्किन होती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारी जो स्किन होती है वो कौन से टाइप की ऊतक होती है, ये उपकला ऊतक होती है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना। इसमें इंपॉर्टेंट केवल यही याद रखो, हमारी जो स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है ना। उसके बाद जो एपिथेलियल के 3 टाइप होते हैं ना, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको देख लेना एक बार। हालांकि नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन एक बार देख लेना। जैसे किडनी की दीवारें क्यूबॉइडल टाइप की होती हैं, आमाशय की दीवारें कॉलमनर टाइप की होती हैं, ठीक है ना। ये सब शेप है, कॉलमनर एक शेप है, क्यूबॉइडल एक शेप है, स्क्वामस एक शेप है। जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। आप अभी इतना यहाँ पे याद रखो कि स्किन जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इतना याद रखो, इतना ही आता है। उसके बाद संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का काम क्या होता है, संयोजी मतलब जोड़ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, यानी जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। संयोजी मतलब जोड़ने का काम करता है। तो देखो, शारीरिक अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ठोस और एक होते हैं तरल, ठीक है ना। ठोस कौन कौन से होते हैं, एक आपकी हड्डी होती है, एक होता है एडिपोस टिश्यू होता है, कार्टिलेज होता है जिसे हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, और तरल जो होते हैं वो ब्लड होता है या लिम्फ लिक्विड होता है, ठीक है ना। लिम्फ लिक्विड अलग होता है, ब्लड अलग होता है। इसमें ब्लड इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज भी इंपॉर्टेंट है, हड्डी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल मतलब लिक्विड है, ठीक है ना। देखो, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड और एडिपोस टिश्यू। ब्लड आपको अलग से बताऊंगा। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो क्या होता है, लिगामेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है ना। हड्डी को हड्डी से, जैसे हाथ है ना, जैसे मान लो आपका हाथ है, तो ये हाथ की हड्डी है ये, तो जो लाल कलर का आपको दिख रहा है क्या है, लिगामेंट, ये लिगामेंट। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। और मसल को हड्डी से कौन जोड़ता है, टेंडन, टेंडन। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टेंडन क्या करता है, मसल को हड्डी से जोड़ता है ना। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपास्थि या कार्टिलेज की, है ना। ये क्या है, एक टाइप है ना कार्टिलेज, संयोजी ऊतक का एक टाइप है। कार्टिलेज क्या होता है, ये मैट्रिक नाम का तरल का श्रवण करता है, और ये जो तरल होता है ये सेल्स के बीच में रहता है, ठीक है ना। जैसे आपको ये सेल है, ये कोशिका है, तो इनके बीच में एक लिक्विड होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। आपका जो कार्टिलेज होता है ना, एक लचीला और ठोस होता है, ठीक है ना। और कॉन्ड्रोसाइट नाम की कोशिका से बनकर मिलकर बनता है। कार्टिलेज का एग्जाम्पल क्या है, आपका जो कान है ना, वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जो और जो आपकी नोज की टिप है, सामने की जो नोज की टिप होती है ना, वो नाक की जो हड्डी होती है सामने की, वो बनती उपास्थि या कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। आपका विंड पाइप या फूड पाइप जो होता है वो ट्रेकिया से मिलकर बना हो, या क्या बोलते हैं, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और ट्रेकिया की जो रिंग होती है, ट्रेकिया मतलब गले, जो गले की हड्डी होती है ना, उसमें ट्रेकिया पाया जाता है, वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और घुटने की हड्डी में कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 आप याद रखेंगे। कान में, आउटर ईयर में कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। नाक की जो हड्डी होती है, इसका जो टिप होता है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। आपका विंड पाइप या फूड पाइप या घुटने की हड्डी, वह भी उपास्थि या कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये घुटने की हड्डी के 2 के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोन मैरो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हड्डी किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, CaPO4 है, CaCO3 से मिलकर बनी होती है। और हड्डियों में पाया जाता है बोन मैरो, और बोन मैरो में बनता है ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड्डियों में पाया जाता है बोन मैरो, और बोन मैरो में बनता है ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आता है। और हड्डियों को बनाने वाली कोशिका को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। बहुत काम आता है, नहीं आएगा ये, लेकिन ये बोन मैरो आपको याद रखना है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, और बोन मैरो में ही क्या बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है ना। उसके बाद ये पेशी ऊतक काम का नहीं है। फिर एक आ जाता है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक है ना। और एक संदेश वाहक की तरह काम करता है। तो ये आपको जब नर्वस सिस्टम बताऊंगा ना, तो वहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। तंत्रिका ऊतक नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। उसके बाद
इसकी रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है जो कि दिमाग में होता है। और ये हालांकि नहीं आएगा क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा है, मैंने लिख दिया, नहीं आएगा ये। ठीक है ना। तो ये था आपका सेल, और उसके बाद हो गया ऊतक, है ना। और आगे आपको अभी इसके आगे बताएंगे डीएनए। ठीक है ना। ये आप देख लेना, जहां समझ में आना है तो पीछे कर लेना, और एमसीक्यू जरूर लगाना इसके। ठीक है ना, एमसीक्यू जरूर लगाना। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं डीएनए।